जी सर, नेक्स्ट है यशवंत सिंह। जी यशवंत जी वीडियो ऑन करें। सर वो इधर ही है, मैं वो मेरे हाँ स्टेज ठीक पे है, आ आप जाइए। बिठा दीजिए। अच्छा। सर नमस्कार। जी 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 अतुल। जी जी यशवंत जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। ये यशवंत जी, आप अभी क्या पटवारी हैं? जी सर, मैं जैसलमेर मोहनगढ़ में कार्यरत हूँ सर, कॉलोनाइजेशन विभाग में। तो पटवारी के भी अलग अलग विभाग होते हैं क्या? जी सर, मैं उपनिवेशन विभाग में कार्यरत हूँ। उसके अलावा राजस्व विभाग, उसके अलावा सिंचाई विभाग में भी पटवारी कार्यरत रहते हैं सर। कितने साल से हैं पटवारी आप? जी सर। कब से हैं पटवारी आप, कितना समय हो गया? सर मैं 2007 से लगातार कार्यरत हूँ। अच्छा, 14 साल से आप पटवारी हैं। जी सर। अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ आपका? जी सर, शायद अगले वर्ष तक संभवतः मेरा आरआई में सिलेक्शन हो जाएगा, संभावना है ऐसी। अच्छा, पटवारी के ऊपर आरआई होता है? जी सर, भू अभिलेख निरीक्षक कलेक्टर तक पद जरा होता है। हायरार्की समझाइए, क्या होती है? जी सर, जिस विभाग में मैं कार्यरत हूँ उस विभाग में हमारे आयुक्त होते हैं। सबसे उच्च स्तर पे उपनिवेशन विभाग में उपनिवेशन आयुक्त कार्यरत होते हैं। उनके बाद में उनके अधीनस्थ होते हैं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन। उसके बाद में हमारे होते हैं सहायक आयुक्त। उसके बाद में तहसीलदार महोदय, फिर नायब तहसीलदार। उसके बाद में भू अभिलेख निरीक्षक होते हैं, और सबसे अंतिम कड़ी जो है सर वो है पटवारी। अच्छा, तो ये उपनिवेशन वर्ड का आप यूज कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका स्वतंत्र भारत में उपनिवेशन शब्द का? सर उपनिवेशन का जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया है वास्तव में कॉलोनी के लिए। कॉलोनी से मेरा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब आईजीएनपी नहर आई थी तो जो गैर आबाद इलाका था उस इलाके को आबाद करने के लिए, वहाँ पे कॉलोनियां बसाने के लिए, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका नाम इन्होंने उपनिवेशन विभाग रखा, और जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। जो 1955 से लेकर आज दिनांक तक लगभग 20 लाख हेक्टेयर बीघा जमीन को तो सिंचित करके और उसको आबाद करने का कार्य कर रहा है सर। तो आप उपनिवेशन से राजस्व में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? जी सर, जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि पटवारी की जो योग्यताएं हैं वो दोनों में एक सार है, एक जैसी है। जिनकी ट्रेनिंग भी दोनों की एक जैसी ही होती है, उनका वेतनमान भी एक जैसा ही होता है। और अब तो राज्य सरकार ने जो ऐसा प्रावधान कर दिया है कि जो सीनियरिटी है वो स्टेट लेवल की करती है, इसलिए अगर किसी दूसरे विभाग में या जिले में जाते हैं तो सीनियरिटी का भी कोई लॉस होता नहीं है। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप पटवारी के रूप में इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, बड़ा लंबा अनुभव है आपका। स्थानीय स्तर पर लोगों की क्या प्रमुख समस्याएं आपको लगता है कि हैं जिनका समाधान होना चाहिए? सर मैंने 14 वर्ष की सेवा में ये अनुभव किया है कि प्रायकर जो किसान वर्ग है या जो जिनका तहसील से काम पड़ता है वो लगभग बुजुर्ग व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति होते हैं। उनको नियमों की, कानून की जानकारी कम होती है। ऐसे में वो अपने काम कराने में असुविधा महसूस करते हैं, कठिनाई उनको आती है। उसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि उनका तहसील मुख्यालय से उनकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है, उनको वहां तक पहुंचने में बड़ा समय लगता है। तीसरा, प्रशासन में जो एक बड़ी कमी देखी गई है वो है संवेदनहीनता, प्रायकर मैंने देखा है। तो उसकी वजह से भी उनको उनके साथ तालमेल बिठा पाने में थोड़ी सी असुविधा महसूस होती है सर। आपको अगर हम एसडीएम बना दें, कैसे आप इन समस्याओं का समाधान करेंगे? जी सर, मैं प्रयास करूंगा कि जो व्यक्ति, जो किसान जो तहसील तक आता है या मेरे उपखंड तक आता है, पहला तो ये कि वहां तक पहुंचने के लिए उसको सुगमता रहे। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो प्रशासन गाँव के संग जैसे अभियान जो है या रात्रि चौपाल जैसा अभियान है वो उनके घर तक पहुंच के उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। दूसरा सर, मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने अधीनस्थों को और स्वयं मैं खुद भी ये प्रयास करूंगा कि मैं उन लोगों के प्रति जो है हमारा जो पुराना रवैया है उसको बदल के एक लोक सेवक की भूमिका में हम आए और हम अपनी सेवाओं को एक प्रस्तुतकर्ता के तौर पे उनको दें, जिससे उनमें जो है प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हो और वो अपने काम आसानी से करवा सकें। पंचायती राज संस्थाओं की भी कुछ भूमिका है क्या इन समस्याओं के समाधान में? जी सर, पंचायती राज संस्थाएं जो है
वो भी इन जो कैंप होते हैं जो समय समय पे लगते हैं गांव में, रात्रि चौपाल हुआ, प्रशासन गांव के संग हुए, या इससे इस तरह के कोई चिकित्सा से संबंधित कोई कैंप लगते हैं, तो उनमें पंचायती राज विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो उन कैंप को आयोजित करवाते हैं, उनकी व्यवस्थाएं देखते हैं, तो उनका महत्व भी है। पंचायती राज और पटवारी का आपस का संबंध क्या होता है, बताएं मुझे। सर, पंचायती राज विभाग को कुछ कुछ अधिकार जो है वो पटवार से संबंधित भी कुछ अधिकार उनके पास है। जैसे कि नामांकन स्वीकृत करने के राजस्व विभाग में जो अधिकार हैं वो पंचायती राज विभाग में सरपंच को दिए गए हैं, जिनमें तहसीलदार को जो अधिकार होने चाहिए वो सरपंच को दिए गए हैं। राजस्व विभाग में ऐसा है सर। अच्छा अच्छा, आपको कभी जरूरत पड़ती है सरपंच से बात करने की या सहयोग की, या सरपंच को आपसे? जिस रूपरेशन विभाग में हालांकि न्यायिक निर्णय जो या नामांकन संबंधी कार्य हैं उनके लिए तो हमें सरपंच महोदय की आवश्यकता नहीं होती, किंतु उसके अलावा भी चूंकि हम क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं तो आपसी तालमेल की तो जरूरत रहती ही रहती है। हमें सरपंच महोदय से, ग्राम सेवक महोदय से संबंधित जो भी चिकित्सा के विभाग है उसमें जो भी डॉक्टर कार्यरत है उनसे, पुलिस विभाग से आपसी सामंजस्य बना के ही काम किया जाता है। जैसे अभी टिड्डी के दौरान, कोरोना के दौरान चिकित्सा विभाग, वन विभाग और बाकी जितने भी विभाग हैं उन्होंने आपसी तालमेल से अच्छा काम किया। सोशल ऑडिट कभी आपने करवाई है या देखी है होते हुए? सॉरी सर, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा सोशल ऑडिट। बता पाएंगे क्या होती है सोशल ऑडिट? सर, सोशल ऑडिट की शुरुआत राजस्थान के भीलवाड़ा में हुई थी सबसे पहले, जहाँ पे जो है ग्राम पंचायतों की, गांव के ही लोगों के द्वारा एक कमेटी बनाकर और उसका अंकेक्षण किया गया था, जिसमें जो कमियां थी उनको दुरुस्त करने के लिए प्रयास किए गए थे, ताकि और जो काम जो है उनमें पारदर्शिता आए, भ्रष्टाचार जो है उसमें नहीं फैले, इस तरह के प्रयास किए गए। राजस्थान में पंचायत भवन के बाहर एक पीला बोर्ड लगाने का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, क्या है ये कॉन्सेप्ट? सर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम की बात कर रहे हैं शायद तक आप। बताएं क्या है। वैसे पीला बोर्ड तो अलग एक मैंने पढ़ा है, कोई नहीं, आप बताइए लोक सेवा गारंटी के बारे में बताइए। जी सर, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में राजस्थान सरकार लेके आई थी, जिसमें एक सरकार की भूमिका जो है कल्याणकारी राज्य के रूप में या सेवा प्रदाता के रूप में करने का प्रयास किया गया था, जिसके तहत जितने भी काम हैं उन कामों का एक निश्चित समय तय कर दिया गया था कि प्रत्येक कार्य के लिए, जो जैसे मैं पटवारी की बात करूं तो नकल जारी करने के लिए हमें 3 दिन का समय दिया गया, नामांकन के विषय में हमें 45 दिन का समय दिया गया। तो इस प्रकार समयबद्ध तरीके से जो है आम लोगों के कामों को किया गया और गारंटी सहित किया जाएगा, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया सर। अगर नहीं किया जाता है तो उसमें शास्ति या सजा का भी प्रावधान है सर। ओके, वेरी गुड। तो क्या आपको लगता है कि इससे आप लोगों के ऊपर कुछ काम करने में दबाव हुआ है या बेहतर हो गए हैं काम? सर, मैंने ऐसा महसूस किया है कि कुछ वर्षों में जब से शायद युवा वर्ग के कर्मचारी वर्ग आए हैं उसके बाद से कार्यशैली में काफी बड़ा अंतर आ गया है। जो पहले काम में लेट लती हुई थी, अब वो धीरे धीरे जो है एक आदत बन चुकी, काम करने के प्रति रुचि बढ़ चुकी है। उसके अलावा रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन हो जाने की वजह से काम में आसानी भी हो गई है। तो ऐसे में लोक सेवा गारंटी की वजह से हमने कभी दबाव महसूस नहीं किया, बल्कि हमने ये प्रयास किया कि हम अपनी सेवाओं को और बेहतर तरीके से जनता के सामने ले जाके प्रस्तुत कर सकें। ओके, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा हमें राज्य वित्त आयोग के बारे में बताएंगे, ये संस्था क्या है? सर, राजस्थान वित्त आयोग के विषय में जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राज्य वित्त आयोग जो है पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले वित्त के बारे में अवगत कराती है कि कितना उनको फंड दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और उस फंड को जो है जिला परिषद अपने हिसाब से उसका वितरण करती है कि पंचायतों को 75% मिलना है, 20% पंचायत समिति को मिलना है और 5% जिला परिषद स्वयं अपने पास रखती है, जो पंचायतों में विकास के लिए, कार्य के लिए खर्च किए जाते हैं। राजस्थान में चुनाव भी चल रहे हैं आजकल? जी सर। किन संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं? सर, अभी जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव अभी चल रहे हैं सर, जिनका तीसरा चरण और चौथा चरण अभी है। जिला परिषद और पंचायत समिति? जी सर। तो तीनों लेवल के एक साथ चुनाव नहीं हो रहे? ग्राम पंचायतों के नहीं हो रहे हैं चुनाव? सर, ग्राम पंचायत के चुनाव अभी पीछे सरकार ने करवा दिए थे, अब जो 2 शेष संस्थाएं बची थी उनके चुनाव अभी हो जाएंगे सर। तो तीनों के एक साथ होने चाहिए चुनाव, ऐसा नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? सर, इस वर्ष से पहले ये चुनाव सारे एक साथ ही होते आए हैं। अब की बार कोरोना की वजह से ये चुनाव जो है 2-3 टुकड़ों में विभक्त हो गए,
जिनमें से ग्राम पंचायत के चुनाव तो पूर्व में करवाए जा चुके हैं। अभी पंचायत समिति के और जिला प्रमुख जिला परिषद के जो है वो साथ साथ में ही हो रहे हैं सर। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर, अभी कुछ दिनों से मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन प्रयास करूंगा सर मैं उत्तर देने का। कुछ दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़े आपने? जी सर। भारत अमेरिका संबंधों के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? सर अभी अमेरिका में जो चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के, उसके बाद में भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनमें निखार आने की संभावना है, क्योंकि ट्रम्प प्रशासन ने यद्यपि बहुत अच्छा काम किया था भारत सरकार के साथ मिलकर, लेकिन जो बिडेन साहब के साथ में जो है आर्थिक गतिविधियों की बढ़ने की संभावनाएं अच्छी है। इसके अलावा सामरिक महत्व पे चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत का अच्छा साथ दे सकता है। कश्मीर मुद्दे पे भी हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो बिडेन सर जो है वो चीन के पक्ष में रहे हैं कश्मीर मुद्दे पे, लेकिन यदि वो चीन को काउंटर करना चाहेंगे तो जरूर भारत का साथ देंगे। और इसके अलावा भी सर सामरिक रूप से देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा आयातक है हथियारों का, जो अमेरिका से जो है अमेरिका से लेते आए हैं। उसके अलावा भारत और अमेरिका का व्यापार भी बहुत अच्छे स्तर पे है सर। अच्छा अच्छा, चलिए एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, इमरजेंसी क्या होती है? आपातकाल। जी जी सर, भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है 352 के तहत, यदि सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, जिसके आधार पे भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है सर। नहीं, मैंने केवल आपातकाल पूछा आपसे कि आपातकाल है क्या? सॉरी सर, मैं हेल्थ इमरजेंसी क्या है? हेल्थ इमरजेंसी सर अभी जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन की व्यवस्था थी उसको एक चिकित्सीय आपातकाल कहा जा सकता है, मेडिकल इमरजेंसी कहा जा सकता है। अच्छा, इसकी कहीं है संविधान में चर्चा? सर संविधान में इस तरह की चर्चा नहीं है सर कहीं। अच्छा, तो ये केवल आम बोलचाल का शब्द है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक, बढ़िया। राजेश सर। जी, यशवंत जी सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार, सुन पा रहा हूँ सर। तो पटवारी पद पर हैं, लगभग 14 साल का अनुभव है आपको। जी सर। ये बताइए, पटवारी पद का इतिहास क्या है भारत? सर पटवारी जब से भू प्रशासन भूमि से संबंधित प्रशासन की बात रही है, चाहे वो मुगल काल रहा हो या उसके बाद में, तो जमीन से संबंधित जितने भी दस्तावेज है उनका संधारण करना, जमीन से पैमाई से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनको हल करना, जमीन के अंतरण से संबंधित जो भी काम है उसको करने के लिए पटवारी का पद ऐतिहासिक पद रहा है सर। उसके बाद में कब शुरू हुआ था? जी पहली बार पटवारी का पद किसने सृजित किया था भारत में? सर पर्टिकुलर तो सर मैं बता नहीं पाऊंगा कि कब सृजित किया गया था, बता नहीं पाऊंगा, माफी चाहता हूँ आपसे। अच्छा, 1963 में शेरशाह जी शेरशाह के भूमि सुधार उस वक्त ये शुरू हुआ था या पटवारी का पद? जी सर, शेरशाह के शासन में जो भूमि सुधार के प्रयास किए गए थे तो उस समय जो जरीब व्यवस्था लेके आए थे, संभवतः वहीं से शुरुआत हुई होगी। अच्छा, एक टोडरमल जी और प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं इस क्षेत्र में, जी सर। क्या जानकारी है उनके बारे में आपको? सर टोडरमल जी ने भूमि पैमाइश के लिए जो जरीब इस्तेमाल की थी उसमें उन्होंने रस्सी और बांस की खपतियों से बनी हुई जरीब से उस जमीन की जो बंदोबस्त व्यवस्था की थी, और जो कालांतर में आगे चलते चलते आज मैट्रिक जरीब पे आ गई थी। अच्छा, ये 10 साल बंदोबस्त उन्हीं ने लागू करवाया था? सॉरी सर। 10 साल बंदोबस्त? जी सर, मैं माफी चाहता हूँ, इसके संबंध में मुझे अभी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, अकबर के दरबार में होने से पहले ये काम कौन से राजा के अंडर में काम करते थे? सर माफी चाहता हूँ। अच्छा, ये टोडरमल लेन कहाँ पर है, आपको पता है राजस्थान में? टोडरमल लेन? जी। सर माफी चाहता हूँ, ध्यान में नहीं है मुझे। अच्छा, ये बताइए, 'स्थायी बंदोबस्त' का विचार किसने दिया था?
सॉरी सर, इतिहास के संदर्भ में मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, इतिहास तो आपके ग्रेजुएशन में रहा है, जी सर, रहा है। मेंस में भी पढ़ा है आपने, प्री में भी पढ़ा है। जी सर। चलिए, एक ये बताइए, धन निष्कासन का सिद्धांत क्या था? सर, धन निष्कासन के सिद्धांत के संदर्भ में दादाभाई नौरोजी का ने एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में ऐसी नीतियां लगाई जिनके माध्यम से जो भारत का जो धन है वो ब्रिटेन भेजा जा रहा है, और जो वापस लौट के कभी भारत में नहीं आता और नहीं भारत की अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका निभाता था। अच्छा, उन्होंने ये विचार किसी और की बुक से लिया था? ये तो आप कह रहे हैं कि अपनी बुक लिखी थी। एक और बुक थी जिसमें ये मूल विचार धन निष्कासन का सिद्धांत, उस बुक से लिया गया है। सर मुझे ध्यान में नहीं है सर। अच्छा, एक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक और रही है, किसने लिखी है? सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं है। अच्छा, ये सनसेट लॉ क्या था भारत के इतिहास में? कौन सा सर? सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ। सूर्यास्त कानून के तहत मैं ज्यादा स्पष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ बताता हूँ सर कि लगान देने के विषय में था। यदि निश्चित तय की गई तिथि पर अगर सूर्यास्त की अवधि से पहले पहले अगर लगान ला दिया जाता था तो उसको जमा मान लेते। उसके बाद में यदि लगान आता तो उसको जमा नहीं माना जाके उसको पेनल्टी दी जाती थी। अच्छा, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का अर्थ क्या होता है? सर रैयत का मतलब आम जनता से संबंध है। और महालवाड़ी में महाल का अर्थ? सर बहाल का संबंध गांव से। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, एक इनाम आयोग और था भारत में, इनाम आयोग। सर मुझे ध्यान में नहीं, माफी चाहता हूँ। चलिए, इस्पात की चौखट, स्टील फ्रेम किसे कहा जाता था? सॉरी सर, ध्यान नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, चलिए बताइए, अभी संपत्ति के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की थी। सर माफी चाहता हूँ, ध्यान में नहीं है मुझे। करंट नहीं पढ़ रहे हैं मतलब आप न्यूज़पेपर? जी सर, मैं कुछ दिनों से कट ऑफ था। अच्छा, एक सरना कोड अभी और चर्चा में है, सरना धर्म कोड। सर माफी चाहता हूँ, ध्यान में नहीं है मुझे। अच्छा, चलिए राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान सरकार की एक मंत्री ने हाल ही में कोरोना को फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार, सॉरी हाई कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया। सर माफी चाहता हूँ, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा सर। अच्छा, चलिए आप ही बता दीजिए, हाल ही में आपने क्या करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा है? सर अभी हाल ही में मैंने कृषि कानून पढ़े हैं। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पे भी अभी देखा मैंने कुछ दिनों पहले। अच्छा, ये बताइए, जो वन नेशन वन इलेक्शन, जी सर। इसका विचार किसने दिया था? तो विचार के विषय में तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर चर्चा की थी। इसके बाद में ये भी चर्चा में रहा है। अच्छा, भारत में कभी करवाए गए हैं कि एक साथ चुनाव? सर 1952 से लेकर 1967 तक जो चुनाव है वो इसी पद्धति से हुए हैं और साथ साथ में ही हुए हैं सर। अच्छा, चलिए एक और प्रश्न का जवाब दीजिए आप। अगर आने वाला जो समय है उसमें ये चुनाव एक साथ करवाए जाते हैं तो जो सत्ताधारी दल है उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? सर ऐसी संभावना रहती है कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ में होते हैं तो जो राज्यों में चुनाव हैं वो लोकसभा चुनावों के साथ साथ में होंगे। तो इसकी प्रबल संभावना है कि चूंकि केंद्र सरकार जो है वो प्रयास करेगी कि वो अपनी उपलब्धियों के दम पे राज्यों में भी जो है अपने दल की सरकार को सत्ता में लेके आए। तो ये संभावना जरूर रहेगी कि केंद्रीय सत्ता जो है वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए और केंद्र में जो है राज्यों में जो है अपनी सरकार बना पाए।
अच्छा, जो विपक्ष है, कांग्रेस है, उसका क्या नजरिया है इसको लेकर अभी? सर विपक्ष और छोटे दलों की जो शंकाएं हैं वो इस तरह की है कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन रहेगा तो संभवतः क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो केंद्रीय असेंबली तक नहीं पहुंच पाएंगे, या उनके जो हित हैं उनको मुखरित होने में थोड़ी समस्या आएगी, या जो उनके जो वोट प्रतिशत है वो घट जाएगा और उनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इस तरह की संभावनाएं भी देखी जा रही है। चलिए, अंतिम प्रश्न मेरा, अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या रास्ता जहां पर रोक रखा है उन्होंने, उस जगह का नाम क्या है? सर ये दिल्ली के आसपास की लोकेशन है सर, नाम तो मैं बता नहीं पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी ललित। जी सर। जी यशवंत जी। सर नमस्कार। नमस्कार। आपके नाम का क्या अर्थ है यशवंत जी? सर यशवंत शब्द का अर्थ जो है वो कीर्तिवान, शौर्यवान, यशस्वी, जिसकी कीर्ति का अंत नहीं हो, इस तरह से। बीकानेर के हो आप? जी सर। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? सर बीकानेर का प्राचीन नाम जंगल प्रदेश रहा है सर। एक और? सर मुझे जंगल प्रदेश से ध्यान में आ रहा है। एक राती घाटी भी रहा है आपके नाम? जी सर, राती घाटी बीकानेर में वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले किले की नींव रखी गई थी सर। ओके। अच्छा, ये एक जोजोबा प्लांटेशन परियोजना चल रही है आपकी? जी सर। क्या होता है जोजोबा, क्या होता है? सर जोजोबा एक प्लांट है जिससे बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, जिसका भी फतेहपुर में, सीकर जिले के फतेहपुर तहसील में जो है इसका प्लांट लगा हुआ है, और उसकी पत्तियों से जो है बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। बायोफ्यूल क्या होता है? सर जैव ईंधन जिसको एक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, पेट्रोल के साथ में मिला करके कुछ प्रतिशत मात्रा में। कितना होता है नॉर्मली, कितना परसेंट डाला जाता है? सर अभी हाल ही में एक प्रयोग किया गया था जिसमें 25% बायोफ्यूल का प्रयोग किया गया था और 75% जो है पेट्रोल का प्रयोग किया गया था। बीकानेर में कहाँ है ये परियोजना? जी सर। बीकानेर में पर चल रही है ये परियोजना आपके, जो निजी क्षेत्र की एक परियोजना है जोजोबा प्लांटेशन परियोजना? सर बीकानेर क्षेत्र में मुझे ध्यान नहीं आ रहा सर। ओके। तो लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना कहाँ चल रही है? सर बीकानेर के पलाना, बरसिंहसर, गुड़ा, इन क्षेत्रों में सर लिग्नाइट आधारित जो है थर्मल परियोजना चल रही है। ओके। अच्छा, ये जो अकबर का नागौर दरबार हुआ था, जी सर। बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? सर बीकानेर के कल्याणमल ने उसमें भाग लिया और अधीनता भी स्वीकार की थी उस समय पर। क्या बीकानेर के शासक हमेशा से मुगलों के साथ ही रहे? सर उसके बाद में उन्होंने राव कल्याणमल ने अपने लड़के पृथ्वीराज राठौड़ को जो है मुगल दरबार में भेज दिया था। उसके बाद से लगातार बीकानेर शासन के जो है अच्छे संबंध रहे हैं मुगलों से। गिरी सुमेल के युद्ध के समय बीकानेर के शासक कौन था? सर संभवतः राव कल्याणमल ही थे उस समय। किसके मध्य हुआ था युद्ध? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य सर 1444 में हुआ था सर। तो कल्याणमल जी किस तरफ थे उस समय? सर माफी चाहता हूँ, मुझे ध्यान नहीं है। ओके। अच्छा, पृथ्वीराज राठौड़ का कोई ग्रंथ बताएं। सर उन्होंने दसम भागवतरा दोहा और एक बेली कृष्ण रुक्मणी लिखी जो काफी प्रसिद्ध रही है सर। दसम भागवतरा दोहा, इसका अर्थ क्या है? दसम भागवतरा दोहा का सर जो अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ कि ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भागवत के दसम अंश को लेके संभवतः इसमें लिखा गया था। और बेली कृष्ण रुक्मणी जी? सर बेली कृष्ण रुक्मणी जो है वो भी डिंगल भाषा का ग्रंथ है और ये भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार और वियोग रस को जो है प्रमुखता से इसमें दिखाया गया है। तो जो इसमें बेली शब्द का क्या अर्थ है, जो आगे बेली लगा हुआ? सर बेली एक प्रकार है दोहे का, बेलिया जिसको बोलते हैं, वो एक दोहे का प्रकार है
और उस शैली में लिखा गया है, इसलिए इसको वेली कृष्ण रुक्मणी लिखा गया है। ओके, डिंगल और पिंगल में क्या फर्क है? सर डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है, जबकि पिंगल वो है पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। पिंगल में जहाँ ब्रज भाषा का प्रभाव ज्यादा है, वहीं डिंगल में गुजराती का प्रभाव ज्यादा है। डिंगल में चारण साहित्य बहुतायत में लिखा गया, जबकि पिंगल में जो है वो कृष्ण रस की रचनाएं उसमें ज्यादा लिखी गई है। प्रायकर ये अंतर इसमें रहा है। राजस्थानी भाषा किसको माना जाएगा, डिंगल को या पिंगल? सर इस विषय में बहुत विवाद है अभी वर्तमान में, क्योंकि राजस्थानी भाषा अनेक बोलियों से मिलकर बनी हुई है। ऐसा में मैं मानता हूं कि यदि मारवाड़ी की बात की जाए तो मारवाड़ी भाषा जो है वो एक मानक भाषा है, और मानक होने के नाते जो है मारवाड़ी को राजस्थानी का साहित्यिक स्वरूप मानते हुए इसको मान्यता दी जानी चाहिए। अब तो ढूंढाड़ वाले कहेंगे कि ढूंढाड़ी को साहित्यिक स्वरूप मानो। ये बात सही है, लेकिन सर जो प्राचीन साहित्य उपलब्ध है उसमें सर राजस्थानी में विशेष तौर से देखा जाए तो मारवाड़ी भाषा में जो साहित्य है वो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इसको 8वीं अनुसूची में नहीं डालने का क्या रीजन है? सर एक तो बड़ी समस्या ये है कि इसमें बहुत सारी बोलियां हैं, तो जो प्रत्येक बोली के जो साहित्यकार हैं वो अपनी अपनी बोली को प्राथमिकता से चाहते हैं कि वो उसको मान्यता मिले, इसलिए एक रूपता का अभाव है। दूसरा सर राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी थोड़ी कमी देखी गई है। तीसरा इसके अलावा इसमें अभी भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो संगठित होकर प्रयास किए जाने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। उसके अलावा सर यदि राजस्थानी को मान्यता दी जाती है तो उसके अलावा यूपी की भोजपुरी और अन्य भाषाओं की जो है उनकी भी मांग रहेगी कि उन्हें भी जोड़ा जाए। कौन है इसके प्रयास करता, प्रमुख नाम किसका आता है राजस्थानी को मान्यता दिलाने के लिए? तो इसको मान्यता दिलाने के विषय में राज्य सरकार ने 2003 में एक प्रस्ताव यहाँ से केंद्र सरकार को भिजवाया था। उसके अलावा राजनीतिक स्तर पे भी अभी पीछे मांग की गई थी, एक राजस्थान मोटियार परिषद और जो राजस्थानी साहित्यकार है उनका एक संगठन बना हुआ है, वो भी प्रयास कर रहे हैं इसकी मान्यता के लिए। जी अतुल सर। दीपेन जी, बस जैसा आपने बताया कि न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सर मैं कुछ दिनों से डिस्टर्ब था, अव्यवस्थित था ये कह सकता हूँ मतलब खुद के बारे में, तो मैं अभी जयपुर आया हूँ तो प्रयास करूंगा अभी पढ़ने में। नहीं, न्यूज़पेपर पढ़िए, ये सबसे जरूरी चीज है इंटरव्यू के लिए। बाकी तो आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है आपकी, कॉन्फिडेंट हैं आप, जवाब बहुत अच्छे दे रहे हैं आप, और इस तरह की कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट पर्सनालिटी है आप। प्रशासनिक अधिकारी के लिए प्रशासन का इतना लंबा अनुभव है तो प्रायोरिटी भी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा न्यूज़पेपर तो जैसा स्वीकार भी किया आपने कि नहीं पढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी कमी है। जी सर, इसको ठीक कीजिए। जी ठीक है, बाकी बढ़िया है, सब अच्छा है बाकी तो। जी राजेश माइक ऑन कर दीजिए। जी यशवंत जी सुन पा रहे हैं? जी सर सुन पा रहा हूँ। जी, आपकी देखिए राजस्व वसूली का काम रहा है, तो पटवारी पद का क्या इतिहास रहा है, जो आर्थिक नीतियां रही है मुगल शासकों की, शेरशाह जी ने जो सुधार किए थे, भूमि सुधार, और अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां क्या रही है, उसके अलावा जो इस दिशा में जो आयोग बने हैं या बुक्स लिखी गई हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। संपत्ति का अधिकार, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला सुनाया था, उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। इस्पात की चौखट या स्टील फ्रेम, इस प्रकार की शब्दावलियां कई बार इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। बाकी करंट अफेयर्स आपने खुद ही कह दिया कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, तो ये थोड़ी बहुत कमियां नजर आई हैं। व्यक्तित्व आपका अच्छा है, एक बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास आप में है, बहुत जो जरूरी है। सिर्फ ज्ञान पक्ष आपका कमजोर है, उसको थोड़ा मजबूत कर लीजिए, बाकी बहुत अच्छा प्रदर्शन है। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या मैं इतिहास को पढ़ूं?
एक बार से। जिस पद पर आप हैं या जो आपका क्षेत्र है, आप पिछले 14 वर्ष से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जानकारी जो बेसिक है वो होनी चाहिए आप, ठीक है। मैं भू राजस्व से संबंधित जितना भी रहा है मुगल काल से लेके अब तक का, वो सब कुछ देख लूँ एक बार। हाँ, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। और बहुत विशद अध्ययन की जरूरत नहीं है इसमें, जो मुख्य मुख्य टर्म्स हैं आपके इससे जुड़े हुए भूमि राजस्व से, ठीक है, वो आप थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए, बाकी अच्छा है। शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर। जी यशवंत जी, ओवरऑल अच्छा है। व्यक्तित्व पार्ट में भाषा शैली, शब्द चयन और बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है। बस जो कमी आती है वो आपके, हालांकि क्षेत्रीय ज्ञान अच्छा है आपका, आपने बीकानेर का जो राजस्थान जीके के जवाब बढ़िया दिए। इसके अलावा जो कमियां रहेगी, चाहे करंट हो या हिस्ट्री हो, उनको अच्छा तैयार करिए, बाकी आपका हो जाना चाहिए इसमें। अच्छा लेवल शो किया है, ठीक है। ओके, आपको शुभकामनाएं बहुत। धन्यवाद। जी, तो